आज हम जो है इंशाल्लाह अपना थर्ड लेक्चर स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। पहले हमने जो है वो फर्स्ट जो लेक्चर था और सेकंड लेक्चर था उसमें हम जो है वो जिस चैप्टर 1 को जो है वो कैरी कर रहे थे उसी को जो है वो हम आज इंशाल्लाह जो है वो डिस्कस करेंगे। चैप्टर हम जो डिस्कस कर रहे थे दैट वाज सोर्सेज ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। इसमें हमने जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो इंटरेस्ट रेट जो है वो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट तक जो है वो चीज़ों को पढ़ लिया था। उसके बाद हमने जो है वो कंपनसेटिंग बैलेंस को और फिर कंपनसेटिंग बैलेंस में जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके रिलेटेड हमने चीज़ों को पढ़ लिया था। आज हम जो चीज़ स्टार्ट करेंगे दैट इज़ रेट ऑन इंस्टॉलमेंट लोन्स। तो रेट ऑफ इंस्टॉलमेंट लोन्स को जो है हम सबसे पहले देखें तो द मोस्ट पॉपुलर वे ऑफ फाइनेंसिंग इज इंस्टॉलमेंट लोन्स। इसमें हम जो है वो देखते हैं कि मुख्तलिफ जो बैंक्स हैं, मुख्तलिफ जो हम कह लें कि नॉर्मली जो कंज्यूमर फाइनेंसिंग है उसका एक लार्ज पोर्शन है वो इंस्टॉलमेंट लोन्स की जो है वो फॉर्म में हो रहा है। तो इस इंस्टॉलमेंट लोन बेसिकली चलता किस तरह है, इसमें जो है वो इंस्टॉलमेंट लोन में बेसिकली जो है नॉर्मली जो आप कह लें कि गवर्नमेंट है उसकी तरफ से एक जो स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं कि इसमें जो है अपने इंस्टॉलमेंट लोन में जो ट्रू रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो शो करना है। बट एक्चुअली बैंक्स इस तरह नहीं करते। उसके हम एक एग्जांपल देखेंगे। इंस्टॉलमेंट लोन इज़ वेरी मच सिंपल। इस तरह कार लोन है, ठीक है, इसी तरह होम फाइनेंसिंग है। आप क्या करते हैं कि आप जो है वो लेट से आपने कार जो है वो फाइनेंस करवाई है 10 लाख उसकी एक्चुअल प्राइस है। आप जब इंस्टॉलमेंट्स पे ले लेते हैं तो आप हर जो आप कह लें कि टाइम स्पेन है, आपका जो टाइम स्पेन है जिसमें आपने जो है वो पे करना है, लेट से मंथली अगर आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं तो उसमें हर जो इंस्टॉलमेंट है उसमें 2 पोर्शन होते हैं। एक पोर्शन जो है आप प्रिंसिपल जो है वो अमाउंट पे कर रहे होते हैं और एक जो पोर्शन है आप जो है वो इंटरेस्ट पे कर रहे होते हैं। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है आप जो है वो अपनी लेट से अगर आपने 10 लाख की कार है, अब आपको डिपेंडिंग ऑन द प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट 13, 14, 15 लाख में पड़ जाती है, आल्सो डिपेंडिंग ऑन द टेन्योर फॉर व्हाट यू हैव फाइनेंस द कार। तो एक्चुअली इसमें जो है वो आप कह लें कि हिडन चार्जेस और जो है वो आप कह लें जो अनसीन फिनोमिना है, इट्स नॉट फॉर यू कैन से कॉर्पोरेट कस्टमर, दे आर वेल अवेयर ऑफ दिस थिंग, बट नॉर्मली जो आप कह लें कि इंडिविजुअल्स होते हैं वो इस चीज़ को ज़रा जो है वो गेट नहीं करवाते। इसमें हमारी जो है एक बड़ी सिंपल एग्जांपल है। लेट्स से यू हैव बोरोड 1000 रुपीज़ ऑन अ 12-month इंस्टॉलमेंट बेसिस। सो अब आपने जो 10,000 जो है वो रुपीज़ लोन लिया है और आपने जो है वो उसको 12 मंथली इंस्टॉलमेंट्स में जो है वो पे ऑफ करना है और उसमें आपने जो है वो आपको जो है उन्होंने बता दिया कि 60 रुपीज़ जो है वो आपको इंटरेस्ट पड़ेगा। तो इट सीम्स वेरी सिंपल कि आपको 6% इंटरेस्ट रेट पड़ रहा है। आपने जो है वो 1000 रुपये लिया था, साल बाद जो है आपने साल के अंदर उसको पे ऑफ करना है और उस पर 60 जो है वो इंटरेस्ट रेट है। तो जो है वो आप कह लीजिए 1000 का 6% जो है वो 60 बनता है। बट इट्स नॉट दैट मच सिंपल। आपने वो जो 12,000 है, सॉरी 1000 है, वो 12 मंथली इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है। हर इंस्टॉलमेंट में आपने जो है वो एक सर्टन पोर्शन जो है आपका आप कह लीजिए 1000 इसको 1000 डिवाइडेड बाय इसको अगर हम 12 करें तो समहाउ 83 पॉइंट समथिंग आएगा। आपने हर महीने बाद 83 रुपीज़ देने हैं, प्लस आपने जो है वो जितनी अमाउंट आउटस्टैंडिंग है उस पर आपने इंटरेस्ट पे करना है। तो लेट्स से सबसे पहले आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, सेकंड फेज में आपने जो है वो आउटस्टैंडिंग अमाउंट देखनी है। तो सबसे पहले आप कह लें कि लेट्स से इसी एग्जांपल को हम कैरी फॉरवर्ड करें तो ऑन द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ आपने इस पूरे महीने जो बैंक का 1000 यूज़ किया है। तो 1000 का 6% आप जो है 6% ऑफ कोर्स मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 12 करें तो एक महीने का जो है वो इंटरेस्ट निकल आएगा। ठीक है, इट मीन्स कि आपने जो है वो 1000 का 12%, या आप कह लें कि अगर इस 12 सॉरी एनुअल रेट है तो आपका जो मंथली रेट है वो बनेगा 1%।
तो 1000 का 1% 10 रुपीज़ आप कह लें कि आपने इंटरेस्ट देना है, प्लस 83 रुपीज़ आपने फर्स्ट मंथ जो है वो अपने इंस्टॉलमेंट की अमाउंट जो है वो पे बैक करनी है। तो ये इट इज़ अराउंड 93 पॉइंट समथिंग। अब इस 93 रुपीज़ में 83 रुपीज़ आपने प्रिंसिपल पे कर दिए और 10 रुपीज़ जो है आपने इंटरेस्ट पे कर दिया, राइट। जब सेकंड मंथ जो है वो स्टार्ट होगा तो अपने जो फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ एंड इन द होल सेकंड मंथ आपने बैंक का 1000 यूज़ नहीं किया है, आपने एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ 83 रुपीज़ वापस कर दिए थे। तो इट मीन्स के रिमेनिंग कितने आपने 900 एंड समहाउ 17 रुपीज़ आपने इस महीने यूज़ किए हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि आप इस 917 रुपीज़ पे जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। लेट्स से वो बनेगा 9.1 रुपीज़ प्लस आपने 83 रुपीज़ जो है वो प्रिंसिपल के पे करने हैं। तो इस महीने आपने जो पे बैक करना है वो राउंड पिछले महीने से कम होगा, क्योंकि इस महीने आपको इंटरेस्ट कम लगेगा, अपने की जो है वो कम जो है वो अमाउंट यूटिलाइज की है। तो इस तरह से जो है वो आप इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, फिर तो ये बनेगा 6%। बट एक्चुअली बैंक किस तरह करते हैं, तो वो इस तरह की ट्रांजैक्शन देखिए। अब अगर हम जो है वो जो रिमेनिंग अमाउंट है उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो हर महीने हमारा जो है वो इंटरेस्ट कम हो रहा है। और अगर हम बैंक से जो है वो नॉर्मली जो इंस्टॉलमेंट लोन है कमिटमेंट कर लेते हैं कि लेट से हमने हर महीने 100 रुपये आपको देना है और आपने 1200 रुपये कर लिया हुआ है, तो इट मीन्स कि हर महीने जब आप 100 रुपये देते हैं तो फर्स्ट मंथ में मे बी 10 रुपीज़ आपने इंटरेस्ट पे किया, रिमेनिंग जो 90 रुपीज़ थे वो आपने अपनी जो प्रिंसिपल अमाउंट में से पे की। अब नेक्स्ट मंथ आप अगेन 100 रुपीज़ पे बैक करेंगे तो नेक्स्ट मंथ आपका जो इंटरेस्ट है वो कम होगा, क्योंकि आपने जो है वो फर्स्ट मंथ 1200 यूटिलाइज किया, इस महीने आपने 1110 रुपये यूज़ किए। तो आपका जो है वो आप कह लें कि जो पेमेंट में प्रिंसिपल अमाउंट का जो सेक्शन है वो इंक्रीज होता जाएगा, उसकी पेमेंट बढ़ती जाएगी और आपका हर महीने इंटरेस्ट जो है वो कम होता जाएगा। तो दिस इज़ द एक्चुअल वे। बट बैंक्स किस तरह करते हैं कि वो इसका जो है वो जिस तरह मैं आपको बिगनिंग एग्जांपल दी है कि एक लमसम जो है वो इंटरेस्ट चार्ज कहते हैं, वो जिस तरह मैंने कहा कि 1000 पे 60 रुपीज़, वो कहते हैं कि 6% इंटरेस्ट बना। तो एक्चुअली वो 6% इंटरेस्ट रेट नहीं होता है, क्योंकि आपने 1000 जो है वो पूरा महीना यूटिलाइज नहीं किया है। आपने पहले महीने 1000 यूज़ किया, माइट भी पॉसिबल अगले महीने आपने 917 और बैंक के यूटिलाइज किए हैं, अगले महीने आपने हो सकता है आपने जो है वो 800 जो है वो 23 यूटिलाइज किए हैं, सो ऑन। हर महीने आपने जो है वो बैंक के जो पैसे यूटिलाइज किए हैं वो पहले जो है वो अर्लियर मंथ से कम थे। तो सबसे पहले इसको जब हमने कैलकुलेट करना है कि कितना इंटरेस्ट रेट बनता है, तो ऑन एवरेज अगर आप देखेंगे इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपने ऑन एवरेज 500 रुपये जो है वो यूटिलाइज किया, 1000 पूरे साल के लिए यूटिलाइज नहीं किया है। सो ये आपकी स्क्रीन पे सामने नजर आ रहा होगा फार्मूला इफेक्टिव रेट ऑन इंस्टॉलमेंट लोन। तो इस फार्मूला को यूज करते हुए हम एक्चुअल जो है वो देख सकते हैं कि हमें कितना इंटरेस्ट रेट पड़ा। हम इसी एग्जांपल को अगर देखते हैं कि 1000 हमने इंस्टॉलमेंट्स पे लिया था, 12 मंथ्स की इंस्टॉलमेंट है और हमने जो है वो 60 रुपीज़ अगर इसमें जो है वो पे ऑफ करना है हमारा इंटरेस्ट। अगर हम इस फार्मूला को जो है वो अप्लाई करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय हमारा एनुअल जो है वो नंबर ऑफ पेमेंट्स कितनी है 12, मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट हमारा कितना है 60 रुपीज़, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पेमेंट्स हमारी जो है वो 12 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल है 1000। तो आई एम गोइंग टू शेयर द कैलकुलेशन विद यू। तो ये जो कैलकुलेशन है हमारी कुछ इस तरह से होगी। सॉरी, आई विल शेयर द बुक विद यू पीपल टू get exact answer and how this term actually works. So is it visible? It's still not visible, so not visible. So if we scroll here, you can see effective interest rate on installments, right? So हमारा पास जो है वो 2 multiplied by annual number of payments are here 12, हमारे पास जो इंटरेस्ट रेट है दैट इज 60, सो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पेमेंट्स 12 प्लस 1 करेंगे 13 मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल 1000। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर ओवरऑल जो है वो
11.08%. तो इट मीन्स कि अगर हमने 1000 बैंक से इंस्टॉलमेंट्स पे लिया है और विद इन 12 मंथ्स उसको जो है वो मंथली बेसिस पे जो है वो हमने पे बैक करना है, तो और बैंक उस पर 60 रुपीज़ जो है वो इंटरेस्ट चार्ज करता है लमसम अमाउंट में. द interest rate actually that we are going to pay is it not, it's not 6% as indicated over here, rather it is 11.08%. So installment loan इस तरह से जब वर्क करता है, तो इसके लिए हमें जो है थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करना पड़ेगा. हमें जो है वो कैलकुलेशंस आती होंगी जिसको, सो तो ही जो है वो बंदा इसको जो है वो एक्चुअली यूटिलाइज कर सकता है. So this is for the first clip of this lecture, and in the next slide we're going to discuss. Sorry, I will start slide share first. Percent. So this term is actually came into scene after, because of the confusion that was apparently very much like appealing in the first टॉपिक हम जो इंस्टॉलमेंट लोन वाला देखें, कि जो है वो बैंकर्स जो है वो किसी न किसी तरह से जो है वो कुछ इंडिविजुअल्स जो थे जिनकी कैलकुलेशन जो है वो वीक, उनको जो है वो ट्रू इंटरेस्ट रेट जो है वो नहीं बताते थे. तो उसको जो है वो अब कह लें कि टू कोप अप विद दिस इशू, अमेरिका में जो है वो उनकी कांग्रेस ने 1968 में ट्रूथ इन लैंडिंग एक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था. दैट रिक्वायर्स एक्चुअल एनुअल परसेंटेज रेट टू बी गिवन टू द borrower. तो उसमें जो है वो ताकि आप एक्चुअल एनुअल परसेंटेज जो है रेट वो borrowers को बताएंगे, ना कि आप जो है वो लमसम में जो है आप 60, जिस तरह हमने लास्ट एग्जांपल में देखा 60 रुपीज़ कह देंगे तो जो है वो, या $60 कह देंगे, तो आप इस तरह से उनको कंफ्यूज नहीं करेंगे. तो it requires the use of actual method of compounded interest during the computation. तो हमने इस तरह देखा कि बेसिकली हम जब इफेक्टिव रेट कैलकुलेट करते हैं तो उसमें कंपाउंडेड रेट को ही हम यूज़ करते हैं. तो कांग्रेस ने ये बिल पास किया और उसने जो है वो बेसिकली जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे वो जो हिडन चार्जेस थे, एक जो हिडन इंटरेस्ट रेट था उसको फॉरवर्ड किया और उन्हें बताया कि आपने जो ट्रू आपने जो है वो रेट है वो उसको जो है आपने कैलकुलेट करके बताना है, और जो है वो अनवेरी जो है वो आप कह लें कि हिडन चार्जेस जो अंडर द टेबल चार्जेस हैं जो कि आप शो नहीं करते हैं विद इन द कैलकुलेशंस, उनको आपने जो है वो ख़त्म करना है. बेसिकली ये आप कह लें कि जो कस्टमर्स राइट्स प्रोटेक्शन के लिए जो है वो इसको इंट्रोड्यूस कर दिया था. तो lenders must calculate interest for the period on outstanding loan balance at the beginning of the period. तो वही बात जो हम लास्ट में डिस्कस कर चुके हैं कि जो इसमें लेंडर है वो जितना उसकी आउटस्टैंडिंग अमाउंट रह गई है उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा, ना कि उसने जितनी अमाउंट लेंड की थी उस पर जो है वो ये कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा. So the annual percentage rate requires the use of actuarial method of compounded. ठीक है, और इसमें जो है वो हम एक एग्जांपल जो है वो देख सकते हैं. जो है वो एनुअल जो है परसेंटेज रेट में जो है वो कोई भी एज इट इज़ फार्मूला जो है वो गवर्नमेंट ने हमें इंट्रोड्यूस नहीं करवाया था. गवर्नमेंट ने जो है वो जस्ट कह दिया कि कंपाउंडिंग आपने जो है वो उसको इन कंसिडरेशन रखना है. इट इज़ बेस्ड ऑन द अजम्पशन ऑफ अमोर्टाइजेशन. तो व्हाट इज़ लोन अमोर्टाइजेशन? Basically ये जो लिखा है amortization, it is loan amortization. The amortization mean an equal amount is paid each period to retire interest. तो loan amortization basically यही होता है कि जब इंस्टॉलमेंट्स में आप लेके डेप्रिसिएशन amortization और जो डिप्लेशन के हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, तो जिस तरह आप इंस्टॉलमेंट पे करते हैं तो विद द पेमेंट ऑफ नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आपके लोन की जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो कम हो जाती है, मीन्स कि आपका जो लोन है वो पहले से अमोर्टाइज हो जाता है. तो अमोर्टाइजेशन बेस पे जब एनुअल परसेंटेज रेट कैलकुलेट किया जाएगा. सो नेक्स्ट इज द क्रेडिट क्रंच फिनोमेना. सो लेंथी स्टोरी एंड वी आर डिस्कसिंग इट अगेन एंड अगेन, बट हमने जो इससे पहले आज तक जो डिस्कस किया था वो
हमने जो है ज़्यादा टाइम जो है वो स्पेंड किया था 2007 एंड 9 के क्रेडिट क्रंच में। आज जो हम जो है डिस्कस करेंगे वो एक ओवरऑल जो है हम एक हिस्ट्री देखेंगे कि कब से जो है वो क्रेडिट क्रंच के जो है ये पहले के पास्ट में शुरू हुए थे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अमेरिका बेसिकली, और ये किस तरह से जो है वो क्रेडिट क्रंच है वो स्टार्ट होता है। तो बिफोर गोइंग टू लाइक एक्चुअल रीजंस ऑफ क्रेडिट क्रंच हम देखते हैं कि क्रेडिट क्रंच बेसिकली 1969 और 1970 में आए थे। उसके बाद 1969 और 1970, फिर 1973 और 1974, फिर 1979 एंड 1981 तक, और देन द रिसेंट वन 2007 एंड 9 के क्रेडिट क्रंच। up to the date 2007 और 9 के जो क्रेडिट क्रंच है, that is the most recent one, but what will happen after all of this pandemic coronavirus, no one knows, ठीक है। फाइनेंशियल स्ट्रेस ऑफ कोर्स है, अपने क्रूड ऑयल की प्राइसेस के बारे में भी जो है वो न्यूज़ जो है वो सुनी होगी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अभी तक जो है परफॉर्म कर रहे हैं, बट व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर ऑलमोस्ट। तो इनमें सबसे पहले जो है वो क्रेडिट क्रंच की जो रीज़न है, अगर हम देखें 4 स्टेप में, तो वो ये है कि अगर हम अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, तो अमेरिका में फेडरल रिजर्व है, ठीक है। तो हर कंट्री के अपने कॉन्टेक्स्ट में जो है वो ये बात होगी। तो हम इधर अगर स्टेट बैंक लगा देंगे तो हमारे पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हम इस बात को जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। द फेडरल रिजर्व टाइटन्स द ग्रोथ इन द मनी सप्लाई टू कम्बैट इन्फ्लेशन। तो सबसे पहले जो बात शुरू होती है कि जो आपका एक कह लें कि स्टेट ऑन बैंक है, स्टेट का बैंक है आपका, ये सेंट्रल बैंक है, वो देखता है कि जो आपके कंट्री में बहुत ज़्यादा होगी, और आपको पता है कि मनी सप्लाई जब ज़्यादा होती है तो इन्फ्लेशन होती है। तो वो टाइट मॉनिटरी पॉलिसी जो है वो लेके आता है कि जो मनी सप्लाई है उसको रोक देता है, या कह लें कि नोट कम छापेंगे, या बहुत ज़्यादा रिजर्व रिक्वायरमेंट बैंक्स की तरफ से कह देंगे, ठीक है। एंड देयर आर मैनी अदर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ लाइक मॉनिटरी पॉलिसी, यू नो। सो जब मॉनिटरी जो है वो टाइट मनी पॉलिसी आएगी जिससे जब रोका जाएगा, तो उसके जो है वो आप कह लें कि कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। It will cause a decrease in the lendable funds and an increase in interest rate. So जब आपने जो है वो मार्केट में पैसा कम हो जाएगा, तो जो है लोगों को कर्जा देने के लिए जो है वो पैसे कम रह जाएंगे। जो लोगों को कर्जा देने के लिए पैसे कम रह जाएंगे, जब पैसे की सप्लाई कम हो गया, डिमांड ज़्यादा हो गया, तो ऑफकोर्स जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो फिर क्या होगा कि जो कंपनीज हैं जो कि पहले ही जो है वो डिफ़िकल्टी में है कि उनको जो हाई इंटरेस्ट रेट पे जो है वो कर्जा मिल रहा है, उनके पास जो है वो ऑलरेडी आपको पता है कि जो है वो कुछ ना कुछ आप कह लें कि रिसीवेबल्स पड़े होते हैं और इन्वेंट्री पड़ी होती है। तो वो जो एक तो ऑलरेडी जो है वो उन पे जो है वो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा पड़ा है, दूसरी तरफ जो है वो उनको जो है वो जो आप कह लें कि इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स को जो है वो मेंटेन करना पड़ रहा है, ठीक है। ये भी एक आपको पता है कि फ्रीज्ड कैपिटल होता है जिसको आप जो है वो बिजनेस को रन करने के लिए यूज़ करते हैं। तो उनके जो है बिजनेस उस पर डबल बर्डन आ जाता है। एक तरफ इंटरेस्ट रेट हाई है, दूसरी तरफ उनको जो है वो इन्फ्लेशन लेडेड इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स जो है मेंटेन करने पड़ रहे हैं। सो इससे क्या होगा, नेक्स्ट स्टेज में क्या हो सकता है, मैसिव विथड्रॉल्स ऑफ सेविंग एट बैंकिंग एंड थ्रिफ्ट इंस्टीट्यूशंस। ये पाकिस्तान में तो शायद जो है इतना ये चीज़ यूज़ नहीं होती। थ्रिफ्ट इंस्टीट्यूशंस भी बेसिकली बैंक्स की तरह होते हैं, ये भी जो है वो आप कह लें कि सेविंग्स को जो है वो मोबिलाइज करते हैं। तो फ्यूल्ड बाय द सर्च फॉर हायर रिटर्न्स। तो फिर क्या होता है कि ऑफ कोर्स जब जो बहुत सारे आप कह लें कि डिपॉजिटर्स हैं उनको लगता है कि इंटरेस्ट रेट बहुत हाई हो गए हैं, तो वो क्या करते हैं कि जो अपने सेविंग्स को जो है विदड्रॉ कराते हैं और उनको डिफरेंट किसी और मार्केट में जहाँ इंटरेस्ट रेट हाई होगी उधर इन्वेस्ट करने के लिए ले जाते हैं। तो फर्दर जो आप कह लें कि क्रेडिट जो है वो इकॉनमी से निकल जाता है, तो कोर्स जब मजीद पैसा निकलेगा तो मजीद इंटरेस्ट रेट अप जाएंगे। तो होता है क्या जी, क्रेडिट कंडीशंस कैन चेंज ड्रामेटिकली। तो इससे जो है वो बहुत ज़्यादा जब कहना है कि फाइनेंशियल स्ट्रेस आ जाती है, मनी की सप्लाई बहुत स्क्वीज हो जाती है, जो ऑलरेडी डिपॉजिट्स होते हैं वो विदड्रॉ होना शुरू हो जाते हैं, और जो बिजनेसेस हैं उनको जो है वो अपना
कारोबार चलाने में, तो अगर उनको पैसे नहीं मिलते हैं और अगर उनको कुछ पैसे मिल जाते हैं तो हाई कॉस्ट की वजह से वो उसको पे बैक नहीं कर पाते हैं, तो फिर जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस या कह के क्रेडिट क्रंच है वो शुरू हो जाता है। इसके अलावा हमने जो है वो देखा होगा कि जो इंटरनेशनल मार्केट है या आप कह लें कि इंटरनेशनल फिनोमेना है, उसमें किसी भी कंट्री की, किसी भी आप कह लें कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, किसी भी कंपनी की जो क्रेडिट कंडीशंस हैं वो ड्रामेटिकली जो है वो चेंज होती हैं। इसकी एक एग्जांपल जो है हमने जो है वो ली है रशिया की, कि जो है वो 1998 में शायद जो है वो रशिया जो है वो डिफ़ॉल्ट कर गया था अपने सॉवरेन डेट पे। तो एक आप कह लें कि उस टाइम के जो है वो सुपर पावर को जो है वो साथ उनकी जंग थी 1980s के एंड पे, ठीक है। तो विद इन 10 ईयर्स उसने डिफ़ॉल्ट किया, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इंटरनेशनल क्रेडिट मार्केट्स हैं, उन्होंने क्या किया कि अपने जो लोन थे उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, कि उन्होंने जो लोन लोगों को दे रहे थे उनको जो है वो बहुत ज़्यादा काम कर दिया या बहुत ज़्यादा हाई रेट्स पे जो है लोन देना शुरू कर दिया। तो इट मीन्स कि जो है वो जब क्रेडिट जो आप कह लें कि कंडीशंस हैं वो ड्रामेटिकली चेंज होती हैं, तो चूँकि इंटरनेशनल जो है फाइनेंशियल मार्केट ज़्यादा इंटरनेशनली अब जो ऑपरेट कर रही हैं, तो उनका जो है आप कह लें कि ऑपरेशन जो है वो वर्ल्ड वाइड डिस्टर्ब होते हैं। सो अनएक्सपेक्टेड डिफॉल्ट्स में हम जो है वो देख सकते हैं, हमने जिस तरह रशिया की एग्जांपल ले ली है कि अनएक्सपेक्टेड डिफॉल्ट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से जो है वो आप कह लें कि क्रेडिट कंडीशन जो है वो ड्रामेटिकली चेंज होती हैं, इकोनॉमिक रिसेशंस आ जाते हैं। आपने जो है वो इकोनॉमिक रिसेशन की अगर हम बात करें तो 2007-8 का हम रिसेशन ले सकते हैं, हम जो है वो 19 जो है वो 81 वाला रिसेशन ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह चेंजेस इन किसी भी कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी चेंज होती है तो उससे जो है वो इंटरेस्ट जो है वो मनी सप्लाई पे फ़र्क आता है, मनी सप्लाई पे फ़र्क जो है वो चेंज होती है तो इंटरेस्ट रेट चेंज होता है, इंटरेस्ट रेट जो है वो चेंज होता है तो फिर जो आप कह लें कि जो कॉर्पोरेशन है अगर हाई इंटरेस्ट रेट होता है तो उनको डिफ़िकल्टी जो है वो देखनी पड़ती है, अगर इंटरेस्ट रेट लो हो गया तो आप कह लें कि जो है वो कैपिटल पे एक्सेस आसान हो जाती है। इसके अलावा कुछ अदर इकोनॉमिक सेटबैक्स भी हो सकते हैं जिसमें जो है वो आप कह लें कि अवेलेबल फंड जो है वो ड्राई अप हो सकते हैं, या अवेलेबल फंड्स जो हैं वो पहले से ज़्यादा आप कह लें कि अवेलेबल हो सकते हैं जितने भी क्रेडिटर्स हैं, जितने भी लोन टेकर्स हैं उनके लिए। तो इट मीन्स कि दिस करंट सिनेरियो आप देख सकते हैं, जिस तरह हम इसमें अगेन जो है वो करंट पैराडाइम की जो एग्जांपल लें, सिर्फ एक कंट्री से जो है वो एक सिटी से शुरू और उसने पूरी दुनिया को अपने पेट में ले लिया। उसकी रीज़न यही थी कि इंटरनेशनलाइजेशन है, अगर एक हर मुल्क जो है वो दूसरे मुल्क से जुड़ा हुआ है और उसकी जो है वो एक्टिविटीज़ जो है वो एक की जो एक्टिविटीज़ हैं दूसरे की एक्टिविटीज़ को जो है वो डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं। सो हम अगर अब मेनली जो अगर हम अपनी जो है वो फोकस को जो ले आए 2007 एंड 8 के क्रेडिट क्रंच की तरफ अगेन। सो उसमें क्या हुआ था, हमने जो है वो उसको रिपीटेडली जो है वैसे देखा है कि सब प्राइम जो है वो मॉर्टगेज लोन्स जो है वो बात शुरू हुई थी, और जो है वो नॉर्मली फिर क्या हुआ कि लोगों ने घर जो है कर्जे लिए और उसके बाद जो है वो उनको पे बैक नहीं कर सके। तो इसमें अगर हम टर्म देखें सब प्राइम मॉर्टगेज, हम जो है वो इसको क्राइसिस कहते हैं, तो इसकी क्या लॉजिक है, इसको सब प्राइम मॉर्टगेज क्राइसिस क्यों कहते हैं? तो सबसे पहले ये है कि हमने जिस तरह अमेरिका में देखा कि जो है वो प्राइम रेट पे लैंडिंग होती है, और सबसे जो लोएस्ट रेट है वो प्राइम रेट होता है। तो जो जिस तरह क्रेडिट जो है वो कस्टमर की वीक होती है, अकॉर्डिंगली जो है उसको प्राइम रेट से उतना ही ज़्यादा चार्ज किया जाता है। तो इसको जो है वो सब प्राइम जो है वो इसलिए कहते हैं, और स्पेसिकली प्रोवाइड किए गए थे जो बैंकर्स को जो है बैंकर्स ने कह रहे हैं कि जो है वो कस्टमर्स को जो है वो मॉर्टगेज लोन्स दिए थे वो सब प्राइम थे, मीन्स के उनकी जो है वो उस लोन की जो है क्वालिटी वो बहुत पुअर थी। जो फर्म्स हैं, जो कॉर्पोरेशन हैं, जो इंडिविजुअल्स जिनको दिए गए थे लोन्स, उनकी क्रेडिट रेटिंग को इतना जो है वो माइन्यूटली कैलकुलेट नहीं किया गया था, जिसे हम कहते हैं सब स्टैंडर्ड से। इसी तरह सब प्राइम है कि जो कैलकुलेशन थी वो वीक की गई थी, और मॉर्टगेज जो मार्केट है वो अगर हम देखें इसको जो है वो विद इन आप कह लें कि डेज और वीक्स ये जो क्राइसिस शुरू नहीं हुए थे। बेसिकली इन अर्ली 2000 जो है वो बहुत सारे हाई रिस्क लोन दिए गए थे जो
मॉर्गेज आप कह लें कि मार्केट है दैट वाज ग्रू रैपिडली, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि जैसे जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो मॉर्गेज मार्केट जो है वो ग्रो करती गई, और जो लोन्स थे वो जो है वो आप कह लें कि मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज़ पे जो है बैंक्स देते गए, लेकिन वो सब प्राइम प्राइम जो है वो मॉर्गेज था कि उनकी जो मॉर्गेज की क्या कह लें एज ए कोलैटरल जो है मॉर्गेज रखाया गया था उसकी क्वालिटी को ज़्यादा जो है वो उसकी रेटिंग को ज़्यादा फोकस नहीं किया गया। सो फर्दर क्या हुआ, मैनी ऑफ दीज लोन्स आर मेड विद एडजस्टेबल रेट। एक सेकंड प्रॉब्लम था जो अब आज तक हमने डिस्कस नहीं किया है कि जो ये जो लोन्स प्रोवाइड किए गए थे बैंक्स की तरफ से लोगों को, ये एडजस्टेबल रेट्स पे थे। एडजस्टेबल रेट्स पे क्या थे कि जिस तरह हम कहते हैं, मैं फिर वही एग्जांपल लूँगा काइबर +3, कि जो भी काइबर रेट होगा उसका प्लस आपको पे करना होगा, ठीक है। तो जब 2007 के जो है आप कह लें कि समर में क्रेडिट क्रंच में जो है वो आप कह लें कि नमूदार हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ कि हम क्रेडिट क्रंच की जैसे हमने एग्जांपल देखी है कि मॉनेटरी जो है सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट किया, तो सबसे पहली चीज़ क्या हुई कि फाइनेंशियल डिस्ट्रेस आई, तो इंटरेस्ट रेट अप चला गया। अब ऑलरेडी क्राइसिस हैं, चाहे लोग अपने पैसे कर रहे हैं क्योंकि प्रॉपर्टी की प्राइसेस जो है वो डिक्रीज कर रही हैं। अब प्लस उसमें एडप्ट किया है कि अगर उनको पहले 7% इंटरेस्ट रेट लेट से देना पड़ रहा था, अब जो है ओवरऑल मार्केट में इंटरेस्ट रेट अप हो गया, तो जिनका एडजस्टेबल इंटरेस्ट रेट पे जिन्होंने कर्जा लिया था वो 7 की बजाय अब लेट से वो कह रहे हैं कि अब 11% इंटरेस्ट दे देते हैं। तो ऑफ कोर्स उस बंदे के लिए अब ये पॉसिबल नहीं है कि वो 11% इंटरेस्ट रेट दे। अगर हम एग्जाम्पल लें अमेरिका की या बहुत सारे दूसरे डेवलप कंट्रीज़ की, तो उन्होंने जो है कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो इंस्टॉलमेंट्स पे ली होती हैं, तो दे आर सर्वाइविंग इन अ टफ कंडीशन। पर उन्होंने अपने एक बड़ा अच्छा वक्त लगे वेल मैनेज उनका बजट होता है कि इतनी मैंने जो है वो कार की इंस्टॉलमेंट देनी है, इतनी मैंने होम फाइनेंस किया हुआ इसकी इंस्टॉलमेंट देनी है, ठीक है, इतनी मैंने इस चीज़ की इंस्टॉलमेंट देनी है, और दिस इज़ लेफ्ट फ्रॉम माई लाइक शॉपिंग और ग्रॉसरी और सेविंग्स, ठीक है। तो अगर उन सारी जो इंस्टॉलमेंट्स उन्होंने पे करनी है, अगर उन पे जो है वो इंटरेस्ट रेट अचानक से जो है आप कह लें कि बढ़ जाएगा, कह लें कि 3-4 पॉइंट्स, तो दे कुड नॉट सर्वाइव, क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा मनी नहीं है, तो इतने ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लोग भी जो है वो डिफ़ॉल्ट कर देंगे। जब वो लोग डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे तो ये जो है वो पहली जो आप कह लें कि एक पैनिक क्रिएट हुआ था उसको जो है वो फर्दर जो है वो उसको उस मैस में जो है वो ये इजाफा करेंगे। तो मॉर्गेज मार्केट जो ऑफ कोर्स कोलैप्स होगी, तो उसमें फिर क्या किया कि हमने देखा है कि फेडरल रिजर्व जो है वो उसने जो है वो ऑलमोस्ट 10 बिलियन जो है वो इंजेक्ट किया, चाहे वो दूसरे बहुत सारी जो टेक्निक्स इंट्रोड्यूस कराएंगे। बैंक ऑफ अमेरिका ने जो है वो बहुत सारे कह लें कि कुछ जो टॉप इंस्टीट्यूशन उनको जो है वो पे ऑफ किया, इस उन्होंने जो है वो अप टू कह लें कि 2009 राउंड 2009 के एंड तक चाहिए एक जो पैनिक जो क्रिएट हुआ था ये रहा है, और उसके बाद जो है वो अमेरिका की जो इकॉनमी थी दोबारा से जो है वो इम्प्रूव होना शुरू हुई है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज दिस लेक्चर। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम जो है वो फाइनेंसिंग थ्रू कमर्शियल पेपर्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। भी हमने जो है वो इसमें अगर हम गो थ्रू देखें तो सिर्फ जो क्रेडिट क्रंच फिनोमिना है उसको देखा है, और उसके अलावा जो हमने रेट ऑन इंस्टॉलमेंट लोन्स है उसको देखा है, और जो हमने थर्ड टॉपिक डिस्कस किया वो एनुअल परसेंटेज रेट हमने डिस्कस किए हैं। सो वी वुड हैव अ डिस्कशन सेशन एंड इंशाल्लाह then we will move to the next class.